हेलो गाइस, स्वागत है आपका एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था इंपैरेटिव सेंटेंस के बारे में। आज हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में। नेक्स्ट सेंटेंस से मतलब है ऐसे सेंटेंस जिनमें काम जो मौजूदा है, वर्तमान का जो काम है या भूतकाल का जो काम है वो आने वाले समय में होने को तैयार होता है, यानी रेडी टू डू, काम करने को तैयार, होने को तैयार। तो ऐसा काम जो होने को तैयार है यानी इनको कहा जाता है गोइंग टू वाले सेंटेंस। कौन से कहा जाता है? गोइंग टू वाले। तो हमने सी तक देखा था, आज हम नंबर डी देख रहे हैं, यानी कि गोइंग टू इनटू पैसिव वॉइस। यही हमारा टॉपिक हो गया। हमारा टॉपिक हो गया गोइंग टू, यानी कि गोइंग टू वाले सेंटेंस, गोइंग टू वाले वाक्य किसमें? पैसिव में। तो ऐसे वाक्य जिनमें अगर आपको गोइंग टू मिल जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि गोइंग टू वाले जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा किस तरीके से बनेंगे और उनको किस प्रकार से बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। गोइंग टू कभी भी बदलता नहीं है। तो ध्यान दीजिए, मेरे जो यहाँ हम रूल तैयार करेंगे वो रूल कैसा होगा कि आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बदलना होगा सब्जेक्ट में, ठीक है, प्लस आपको लगानी होगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब जो गोइंग टू के साथ दी हुई होगी वही हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ लगानी है। सिर्फ सब्जेक्ट के हिसाब से आपको ध्यान रखना है, उसके नंबर के हिसाब से, उसके वचन के हिसाब से कि वो सिंगुलर लगेगी या प्लूरल लगेगी। उसके बाद आपको गोइंग टू दिया हुआ होगा तो आपको गोइंग टू ही लगाना है। गोइंग टू के बाद आपको बी प्लस गोइंग टू के बाद एक वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दी हुई होगी, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आपको थर्ड फॉर्म में बदल देना है। इसके बाद आप बाय लगाओगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट को आप बदलोगे ऑब्जेक्ट में, और उसके बाद आपका जो भी एटसेट्रा हो जाता है, जो भी शेष वाक्य हो जाता है उसे हम यहाँ लिखेंगे। ये हमारा रूल तैयार हो गया किसका? गोइंग टू वाले सेंटेंस का। अब एक बार इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसका यूज करना है। वो कह रहा है कि भाई सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को किस में बदलना है? सब्जेक्ट में। तो बिल्कुल हमें याद रहेगा कि हम सब्जेक्ट को किस में बदलेंगे? ऑब्जेक्ट में। अभी तक बदलते आए हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब। अब गोइंग टू वाला जो वाक्य होता है उस वाक्य में आपको हेल्पिंग वर्ब या तो मिलेगा इजेमार, या तो कौन सा मिलेगा? इजेमार, या मिलेगा वॉजवर, या कौन सा मिलेगा? वॉजवर। अब इजेमार या वॉजवर जो भी दिया हुआ हो हमें इजेमार और वॉजवर में से ही लगाना है। ये नहीं कि यहाँ इजेमार है तो उसके साथ हमको बीइंग लगा देना है, या वॉजवर है तो उसके साथ में हमको बीइंग लगा देना है, ऐसा नहीं करना है। जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ दी जाती है उसको वैसे की वैसे लिखना है, लेकिन उसमें क्या ध्यान रखना है कि आपने जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदला है क्या वो सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, तो उसका केवल आपको ध्यान रखना है। हमारी जो मेन वर्ब होगी या हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो ये है बी। हमको गोइंग टू लगाने के बाद में बी लगा देना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। बाकी सब कुछ जैसा पहले था वैसे की वैसे। मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए आई एम गोइंग टू ईट फूड नाउ। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। कौन सा है ये? गोइंग टू वाला। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है? गोइंग टू दिया हुआ है। और ध्यान रखना गोइंग टू का पैसिव नहीं बनता, गो वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। गो वर्ब का क्या नहीं बनता है? पैसिव नहीं बनता। पैसिव किसका बनता है तो मैं आपको बता दूंगा पैसिव किसका बनता है। अभी फिलहाल हम क्या नाम से गोइंग टू के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस में गोइंग टू है, इसका मतलब ये गोइंग टू वाला सेंटेंस हो गया। इसमें जो काम है वो निकट भविष्य में होने को तैयार है, होने जा रहा है। आई एम गोइंग टू ईट, मैं गोइंग टू जा रहा हूं। टू ईट मिस खाने को, फूड मिस के से भोजन, भोजन खाने को जा रहा हूं, भोजन खाने जा रहा हूं, ऐसा इसका अर्थ है। अब वो कह रहे हैं कि भाई आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को किस में बदल दो? सब्जेक्ट में। हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा आपको? कहां मिलेगा? तो ध्यान रखना गोइंग टू आपकी मेन वर्ब है। गोइंग टू आपकी क्या है? मेन वर्ब। यानी गोइंग आपकी मेन वर्ब है, प्लस ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
ये इन्फिनिटिव फॉर्म है। इसके बाद 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म के बाद जो आपको मिलेगा वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब तक हमारा मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता था, लेकिन गोइंग टू में गोइंग टू के बाद एक वर्ब होगी, उस वर्ब के बाद एक वर्ड होगा, वही वर्ड हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, उधर से इधर आएगा तो किसमें बदल जाएगा, किसमें बदलेगा भाई, तो फूड बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि संज्ञा कभी भी नहीं बदलती है। अच्छा, अब फूड, अब यहां पर कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब लाओ, रूल कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब लाओ। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम। अगर ये गोइंग टू वाला वाक्य नहीं होता तो इजेमार होने के चलते हम इसमें क्या लगा देते, एक और वर्ड जोड़ देते, बीइंग। लेकिन ये कौन सा वाला है, गोइंग टू वाला, इसका मतलब इसमें क्या नहीं लगेगा, बीइंग। इजेमार है तो इजेमार ही लगेगा। यहाँ आई के साथ एम था, ये फूड प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर, तो फूड जिसको गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, तो सिंगुलर नंबर, तो मैं इजेमार में से क्या लगा देता हूं, इज। यहाँ एम है, मैंने इज लगा दिया, और कुछ नहीं लगाना। गोइंग टू का गोइंग टू, ऊपर देख लीजिए रूल में गोइंग टू ही मांगा है, गोइंग टू। अब कह रहा है बी लगाओ, हमने बी लगाया, और जो ये टू के बाद ये वाली जो फॉर्म होती है, इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है, ईटन। क्लियर। अब वही बाय, आपका सब्जेक्ट क्या है इधर, आए, उधर जाएगा तो मी, बचा क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद नाउ, क्या बना, फूड इज गोइंग टू बी ईटन बाय मी नाउ। ठीक है, ये गोइंग टू वाले सेंटेंस ये इस तरीके से हल होंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इसके, अब देखिए और एग्जाम्पल जैसे हम इसके देखते हैं, तो फर्स्ट वाला आप देखिए कि राम वॉज गोइंग टू मेक टी दैट डे। हमने कैसे पहचाना कि ये गोइंग टू है, क्योंकि इसमें गोइंग टू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, गोइंग टू। इसमें भी क्या दिया हुआ है, गोइंग टू। इसके अंदर भी क्या होगा, गोइंग टू। ठीक है, तो हम समझ गए कि इसमें गोइंग टू है, यानी गोइंग टू वाला है, जिसका पैसिव इस तरीके से नहीं बनता, बल्कि इस तरीके से बनता है जैसा हमने यहाँ पे क्या बनाया है, एक रूल तैयार किया है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लाइए। तो मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, गोइंग टू के बाद एक वर्ड होगा, वर्ड के बाद एक और वर्ड होगा, और वो वर्ड हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर इसमें क्या है, इसमें ये है, यही है ना, नहीं, इसमें क्या है, ये। क्यों, गोइंग टू के बाद एक वर्ड, इसको छोड़ के फिर एक जो वर्ड होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक इस तरीके इसको छोड़ के ये हमारा, अब हिज अकेला नहीं होता, क्योंकि हिज एक पजेसिव है। पजेसिव का मतलब है संबंधवाचक, और संबंधवाचक के बाद जो शब्द होता है वो साथ चलता है, होमवर्क, ये पूरा चलेगा। ठीक है, अब चलिए पहला वाला देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इधर ले आइए, उधर टी है, इधर आएगा तो कॉफी हो जाएगा, हो जाएगा ना, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नाउन नहीं बदलता है। चलिए तो उसको इधर ले आइए, टी का टी, ऑब्जेक्ट हो गया। अब कह रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज। अब गोइंग टू वाला है तो वॉजवर है, तो वॉजवर ही लगेगा। लेकिन देख लो ये सिंगुलर है, प्लूरल है, तो टी काउंटेबल है, अनकाउंटेबल, गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते, तो सिंगुलर नंबर, यानी कि क्या आएगा, वॉज। अब वो कह रहा है गोइंग टू, तो हमको गोइंग टू ही लगा देना है, लगाएंगे गोइंग टू। ठीक है, अब कह रहे हैं गोइंग टू लगाते ही बी लगा दो, लगा दिया बी। और टू के बाद जो वर्ब होती है, ये जो हमने छोड़ा था एक ऑब्जेक्ट से पहले, उसकी थर्ड फॉर्म लगाओ। मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, मेड हो जाती है। ठीक है, हो गई मेड। अच्छा, अब बाय, बिल्कुल बाय लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है इधर, राम, उधर जाएगा तो श्याम, नहीं होगा, राम का राम। लेकिन इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है कि नाम का जो पहला लेटर होता है, जो पहला वर्ण होता है, वो हमेशा कैपिटल होता है, चाहे वो कहीं भी हो, शुरू में हो, बीच में हो या पीछे हो, कहीं भी हो। नेक्स्ट बचा हुआ ऑब्जेक्ट के बाद क्या बचा है, दैट डे, दैट डे, और फुल स्टॉप। टी वॉज गोइंग टू बी मेड बाय राम दैट डे। क्लियर। सेकेंड वाला देखिए, दे वर गोइंग टू वॉश, हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, द फ्लोर, इधर आएगा तो भी यही रहेगा, द फ्लोर। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है, यहां लगेगा तो वाज वर्ब में से सिंगुलर, प्लूरल, फ्लोर एक वचन है ना, फ्लोर्स तो नहीं है, नहीं है, तो क्या लगेगा, वाज लगेगा। अब वही गोइंग टू, क्या लगेगा, गोइंग टू। अब आप देखिए क्या चाहिए उसको, वो कह रहा है क्या लगाओ, बी लगाओ, तो हमने यहाँ पे बी लगाया, और फिर क्या मांग रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, इसमें थर्ड फॉर्म किसकी लगेगी, वॉस की, क्योंकि इसको हमने छोड़ दिया था, यही फर्स्ट फॉर्म है। वॉस की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉस्ट। ठीक है, अब बाय, बिल्कुल बाय लगेगा, लगेगा ना बाय, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है यहाँ, दे, तो लगेगा ना बाय, नहीं लगेगा,
क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जो अनइम्पोर्टेंट और इंडेफिनेट सब्जेक्ट होता है उसके साथ में बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं लगता है। ये डेफिनेट नहीं है, इसको हम निश्चित नहीं कह सकते, चाहे इंपॉर्टेंट है लेकिन डेफिनेट नहीं है। क्यों? बे का मतलब क्या होता है? वे का मतलब बहुत सारे, और बहुत सारों में से कौन सा है? निश्चित नहीं है। तो इसीलिए इसको बाय प्लस के रूप में नहीं लगाएंगे। जब नहीं लगाएंगे तो बाय भी नहीं लगेगा। ठीक है, फिर क्या लगेगा? डायरेक्ट एक्सेट्रा जो बचा है, तो एक्सेट्रा इसमें क्या बचा ऑब्जेक्ट के बाद? कुछ नहीं है, तो ये यही खत्म हो जाएगा। क्या लिखा जाएगा? द फ्लोर वॉज गोइंग टू बी वॉश्ड। यही करेक्ट है, अगर आपने लगा दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही इज गोइंग टू चेक हिज होमवर्क इन द क्लास। ही इज गोइंग टू चेक हिज होमवर्क इन द क्लास। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? हिज होमवर्क, तो वो ऐसा कि ऐसा रहेगा, हिज होमवर्क, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यहां हेल्पिंग वर्ब क्या है? इजेमार। यहां भी इजेमार लगेगी, लेकिन देख लो ये सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, सिंगुलर नंबर है, तो क्या लगेगा? इज ही लगेगा। गोइंग टू लगेगा ना? बिल्कुल लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद गोइंग टू ही लगेगा, और टू लगते ही क्या लग जाएगा? बी। फिर जो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसकी थर्ड फॉर्म, चेक की थर्ड फॉर्म, चेक की थर्ड फॉर्म, चेक। फिर बाय लगाया, इसमें क्या है? सब्जेक्ट ही है तो बाय लगेगा, बिल्कुल लगेगा। इधर ही है, उधर जाएगा तो हिम। अब ETC इन द क्लास, इन द क्लास। ठीक है, हिज होमवर्क इज गोइंग टू बी चेक्ड बाय हिम इन द क्लास। ठीक है, अब इस तरीके से आपको गोइंग टू वाले सेंटेंसों को हल करना है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में। नेक्स्ट सेंटेंस से मेरा मतलब है ऐसे सेंटेंसेस जिनमें दो ऑब्जेक्ट होते, जिनमें एक ऑब्जेक्ट न होके दो ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी डबल ऑब्जेक्ट वाले। ठीक है, तो चलिए जानते हैं डबल ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंस कौन से होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस के बारे में। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें डबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें दोहरे कर्म होते हैं। एक ही वाक्य में कितने कर्म होते हैं? दो। तो दो कर्म होने की वजह से यह समझना जरूरी है कि कौन से वाले ऑब्जेक्ट से हमें इसे हल करना है। ठीक है, तो चलिए डबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि डबल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जो हमारे पास कर्म दिए होते हैं, यानी जो कर्म होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक होता है डायरेक्ट, और नंबर दूसरा होता है इनडायरेक्ट। एक तो होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब यहाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नहीं है। डायरेक्ट का मतलब होता है सजीव। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? सजीव। तो मैं सजीव को यहाँ एस से दर्शा सकता हूँ समझने के लिए, हालांकि ये सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, और दूसरा इनडायरेक्ट होता है जिसका मतलब होता है निर्जीव। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? निर्जीव। यानी कि इसको किससे दर्शा लें? एन से। ठीक है, अब चाहो तो इसको स्मॉल से, इसको भी स्मॉल से दर्शा सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। एक सजीव, एक निर्जीव। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के हो गए, सजीव भी हो गया और निर्जीव भी हो गया। अब देखिए, जो हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ होता है उसमें दोनों तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट कैसे कैसे होते हैं? या तो दोनों ऑब्जेक्ट कैसे होंगे? एसएस का मतलब सजीव। ठीक है, या दोनों ऑब्जेक्ट कैसे होंगे? निर्जीव। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एक और तरीका होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो जाता है निर्जीव और एक सब्जेक्ट हो जाता है सजीव, या ऐसा कह ले एक हो जाता है सजीव और एक हो जाता है निर्जीव। जब तक दोनों बराबर होते हैं, जब तक दोनों का रूप एक ही होता है, तब तक कोई समस्या नहीं। किसी भी ऑब्जेक्ट से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी? जब आपका एक निर्जीव हो जाता है, एक सजीव हो जाता है, या कहीं कि एक सजीव और एक निर्जीव हो। दोनों जब अलग अलग होते हैं, दोनों की कैटेगरी जब अलग अलग हो जाती है, तब आपको समस्या उत्पन्न होती है, तब आपके सामने समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। और वो समस्या ज़्यादा बड़ी नहीं है। अब मैं इसको और तरीके से समझा देता हूँ कि सेंटेंस जो होते हैं, ऑब्जेक्ट जो होते हैं, उनमें जो हमारी वर्ब होती है, हमारी जो क्रिया होती है, उसके कई रूप होते हैं। क्रिया के बहुत सारे रूप होते हैं। उनमें एक रूप होता है कि वर्ब को कहते हैं ट्रांसिटिव। क्या कहते हैं?
ट्रांसिटिव और एक होता है इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव का मतलब होता है सकर्मक। ट्रांसिटिव का मतलब क्या होता है? सकर्मक। और इंट्रांसिटिव का मतलब होता है अकर्मक। ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपका जो ऑब्जेक्ट है या आपकी जो सेंटेंस वहां दी हुई है, उस सेंटेंस के अंदर अगर कर्म मौजूद है तो वो किस में गिना जाएगा? ट्रांसिटिव में। वो किस में गिना जाएगा? ट्रांसिटिव में। लेकिन अगर उसमें कर्म नहीं है तो उसको कहा जाता है इंट्रांसिटिव। उसको क्या कहा जाता है? इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव का मतलब क्या हो जाता है? इंट्रांसिटिव का मतलब हो जाता है अकर्मक, यानी जिसमें क्या नहीं हो? कर्म नहीं हो। ठीक है। ऐसा वाक्य जिसमें कर्म नहीं हो वो इंट्रांसिटिव, जिसमें कर्म हो वो ट्रांसिटिव। अब आपको एक बात और समझ लेनी है यहीं पे कि जिन वाक्यों में कर्म मौजूद नहीं होता है, जिन वाक्यों में क्या नहीं होता? कर्म नहीं होता, या केवल कर्ता के द्वारा वर्ब क्रिया की जाती है, उसका प्रभाव किसी चीज पर नहीं पड़ता, तो वो अकर्मक होती है। और जो इंट्रांसिटिव होते हैं या जो अकर्मक होते हैं, उन सेंटेंसेस के अंदर कभी भी उनका पैसिव नहीं बनता है। उनका क्या नहीं बनता है? पैसिव। अकर्मक क्रिया का क्या नहीं बनता? पैसिव नहीं बनता। जैसे मान लीजिए ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, ठीक है। शी इज लाफिंग, शी इज लाफिंग, ही वीप्ड, ठीक है। I am sleeping। तो आप देखिए ये जो वर्ब हैं, इनके बाद पहली बात तो ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरा ये समझिए कि ये केवल किसके द्वारा की जाती है? कर्ता के द्वारा। इनका कर्म पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर ये ऐसा हो ना कि इज गोइंग टू अलवर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट सकर्मक और अकर्मक, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक प्लेस है, एक नाउन है। ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इनका क्या नहीं बनता है? पैसिव नहीं बनता है। तो कभी भी ऐसे आ जाए या और कोई आ जाए जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं हो तो पैसिव नहीं बनेगा उसका। ठीक है। ये नहीं कि वर्ब ये है, इसके बाद जो वर्ड रखा हुआ है उसी को ऑब्जेक्ट मान लिया जाए। नहीं, पहले देख लो, समझ लो कि क्या इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, और किसको लगाने से क्या इसमें कोई उत्तर निकल रहा है। व्हाट या हुम लगाने से कोई आंसर आ रहा है तो ऑब्जेक्ट है, नहीं आ रहा तो नहीं है। तो ट्रांसिटिव का क्या नहीं बनता है? पैसिव नहीं बनता। अब ट्रांसिटिव वर्ब भी दो तरीके की होती है। कितनी तरीके की होती है? दो। एक होती है मोनोट्रांसिटिव, एक तो कौन सी होती है? मोनोट्रांसिटिव। एक होती है डाई ट्रांसिटिव। एक कौन सी होती है? डाई ट्रांसिटिव। मोनो का मतलब होता है एकल, अर्थात एक, और डाई का मतलब होता है दो। डाई का मतलब कितना होता है? दो। जिसमें एक कर्म हो वो मोनोट्रांसिटिव, जिसमें दो कर्म हो वो डाई ट्रांसिटिव। ठीक है। तो ये तो एक सामान्य सी जानकारी हो गई। अब एक बार फिर से मेरी बात को समझिए कि मान लीजिए आपके सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक सजीव है एक निर्जीव है, और आपका पैसिव आप किससे शुरू कर रहे हो? सजीव वाले ऑब्जेक्ट से। किससे कर रहे हो? सजीव वाले। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन जब आप सजीव से न करके उसको इनडायरेक्ट यानी कि निर्जीव वाले से करते हो, क्योंकि 10वीं क्लास में आरबीएससी बोर्ड के अंदर क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट को पहले से बना के दे देता है। पहले से ऑब्जेक्ट को किसमें बदल के देता है? सब्जेक्ट में। तो मान लीजिए उसने सजीव वाला न देकर कौन सा वाला दे दिया? निर्जीव। तो थोड़ी सी समस्या आपके सामने आ जाती है, लेकिन ज्यादा नहीं है। उसमें भी केवल आपको एक चीज का ध्यान रखना है। कौन सी चीज है? तो चलिए उसके नियम के, उसके रूल के बारे में जान लेते हैं। वो कौन सी चीज है जो निर्जीव से शुरू करते समय लगाई जाती है? तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। तो मैंने आपसे कहा कि अगर सजीव से सेंटेंस हल हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन निर्जीव से हल करना है तो एक छोटी सी समस्या आपके सामने आ जाती है। वो क्या है कि आप निर्जीव वाले ऑब्जेक्ट को किसमें बदलोगे? सब्जेक्ट में बदलना पड़ेगा। ठीक है। प्लस आप क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब। सेम सारे नियम वो के वो हैं। प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? थर्ड फॉर्म। प्लस आप बाय भी लगाओगे। प्लस आप क्या लगाओगे? सब्जेक्ट को किस में बदलकर? ऑब्जेक्ट में बदलकर। अब बारी आ जाती है आपके पास, क्योंकि हमने निर्जीव वाले को तो यहां ले लिया, अब हमारे पास वर्ब के बाद एक और ऑब्जेक्ट बच जाता है, जो कौन सा वाला होता है? डायरेक्ट वाला, यानी कि उसको हम क्या कहेंगे? सजीव। बच गया है ना। आपको क्या करना है? उस सजीव वाले से पहले आपको या तो लगाना है टू,
और टू नहीं लगाना तो क्या लगाना है, फोर, और उसके बाद आपका क्या लिख देना है, ऑब्जेक्ट, जो कौन सा वाला है, सजीव वाला। सजीव वाले ऑब्जेक्ट से पहले आपको टू या फोर लगाना है। अगर आप निर्जीव वाले से सेंटेंस शुरू कर रहे हो तो सजीव वाले से पहले टू या फोर आपको लगाना है। लेकिन अगर आप सजीव वाले से शुरू कर रहे हो तो आपको कोई समस्या ही नहीं आएगी, जैसा है वैसे की वैसे चलेगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से इसको समझा देता हूं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, अब ये सेंटेंसेस आप देखिए जिनमें डबल ऑब्जेक्ट्स हैं, कई में डबल ऑब्जेक्ट्स हैं, कई में नहीं भी हैं, आपको दिख रहा होगा, लेकिन जहां तक मुझे दिख रहा है सब में क्या है, डबल ऑब्जेक्ट्स हैं। चलिए पहले वाले के बारे में बात करते हैं। तो पहले वाले वाक्य में राम इज राइटिंग मी ए लेटर। भाई क्या लिख रहा है, ए लेटर, एक पत्र लिख रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट तो ये हो गया, किसको लिख रहा है, हूं, किसको, मी, मुझे लिख रहा है। कितने ऑब्जेक्ट हो गए, दो। तो क्या या किसको लगाकर पूछने से भी आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे, तो दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब इनमें एक सजीव है, एक निर्जीव है। आप बताइए कौन सा सजीव है, कौन सा निर्जीव है। भाई मी तो सजीव हो गया, और ये लेटर कैसा हो गया, निर्जीव हो गया। ये कैसा हो गया, सजीव। अब वो सजीव वाले से न बनाकर निर्जीव वाले से बनाता है। मान लीजिए उसने स्टार्टिंग में दे दिया ए लेटर, ए लेटर। अब आपको बना बनाया मिल गया ए लेटर, लेकिन अब सजीव वाले से न देकर निर्जीव वाले से दिया तो समस्या खड़ी हो गई। आपको एस में तो बदला हुआ मिल गया, अब क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या दिया हुआ है, इज, इजएमआर पहले से दिया हुआ, साथ में क्या जुड़ेगा, बीईआईएनजी, बीइंग। भाई राम के साथ इज था, ए लेटर के साथ एक वचन है इसलिए इसके साथ भी इज, और साथ में क्या जुड़ जाएगा, बी। क्लियर है, हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट राम, बाई, और आपका सब्जेक्ट क्या है इधर, राम, उधर जाएगा तो भी क्या रहेगा, राम। अब वो कह रहा है टू या फोर लगाओ, क्या लगाओ, टू या फोर। अब टू या फोर तो लगाएं, लेकिन टू लगाएं या फोर लगाएं, टू लगाएं या फोर लगाएं, ये भी तो समस्या है। तो ध्यान रखिए, जब कोई काम किसी के लिए होता है, जब कोई काम किसी के लिए का भाव देता है, तुम मेरे लिए खाना बना रहे हो, मैं तुम्हारे लिए सब्जी ला रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए वो कर रहा हूं, तो के लिए का जब भाव हो तो फोर लगता है। जब आदान प्रदान का भाव हो, एक इस दूसरे को दूसरा पहले को, इस तरीके से आदान प्रदान लेन देन की जब बात करे तो टू का यूज करना है। तो यहां देखिए राम जो है वो पत्र लिख रहा है, केवल लिख रहा है, दिया नहीं अभी उसने, ठीक है, लिखने की बात कर रहा है, तो के लिए, तो के लिए है। तो अब आप देखिए, लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। अब पत्र दिया थोड़ी है, नहीं दिया ना, लेकिन देगा तो सही। तो लेन देन की बात है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसमें ऐसा कोई भाव नहीं है कि के लिए का भाव, लेन देन की बात है। पत्र लिया दिया जाएगा तो क्या लगेगा, लिए देने के लिए टू, और फिर आपका सजीव वाला ऑब्जेक्ट क्या बचेगा, मी। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम टू मी, किसको लिखा जा रहा है, मुझे लिखा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, आई गेव हिम मनी। पहला ऑब्जेक्ट क्या दिया, मनी। दूसरा ऑब्जेक्ट किसको दिया, हिम, उसको दिया, उसे दिया। हो गए दो ऑब्जेक्ट। पहला आप निर्जीव को लोगे, निर्जीव कौन सा है, मनी, मनी से स्टार्ट करना है। हेल्पिंग वर्ब, इसमें वर्ब की ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वॉज या वर्ब। मनी सिंगुलर प्लूरल, गिन नहीं सकते तो सिंगुलर, वॉज। गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, क्या लगेगा, बाय। सब्जेक्ट क्या है, आई, इधर जाएगा तो मी। अब टू या फोर, लेन देन की बात है ना, लेन देन की बात है ना, तो क्या लगेगा, टू, और ऑब्जेक्ट क्या था आपका सजीव वाला, हिम, इसको यहां लगाइए। अगर इसी को मैं सजीव वाले से बनाऊं तो हिम इधर आएगा तो क्या बनेगा, ही। हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, मैंने वॉज लगा दिया ही के साथ, गिवन हो गया। अब बाय क्या लगेगा, मी, और फिर बचा हुआ क्या है, मनी। तो ये अपनी जगह रहेगा, ये इसको ईटीसी में गिना जाएगा, ही वाज गिवन बाय मी मनी। ठीक है, ही वाज गिवन मनी बाय मी, आप ऐसे भी लिख सकते हो। यू कैन स्नैच द मनी फॉर मी। अभी ये सजीव वाले से बना लो चाहे निर्जीव वाले से बना लो, लेकिन सजीव वाले से बनाओगे तो इसमें एक अलग नियम लगेगा, इसलिए हम इसको पहले निर्जीव वाले से बना लेते हैं। द
मनी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? कैन, एक मॉडल है, मॉडल के साथ क्या जुड़ता है? बी। स्नैच की थर्ड फॉर्म, सॉरी, स्नैच, ठीक है। अब वही बाय, क्या है बाय? यू, इधर जाएगा तो भी यू रहेगा सब्जेक्ट आपका। फिर क्या बचा है? फॉर मी, फॉर मी, मेरे लिए, खुद के लिए का भाव है। द मनी कैन बी स्नैच्ड बाय यू फॉर मी, तुम्हारे द्वारा मेरे लिए इस धन को झपटा जा सकता है, छीना जा सकता है, इस तरीके का इसमें भाव है। तो ये डबल ऑब्जेक्ट वाले हो गए। ये कैसे हो गए? डबल ऑब्जेक्ट वाले। तो जब आपका जो वाक्य है वो कौन से वाले से शुरू हो? निर्जीव वाले से, तो ये सूत्र लगाना है, बाकी सब में वही लगेगा जो अब तक लगता है, ठीक है। निर्जीव वाले से अगर शुरू होता है तो आपको सजीव वाले से पहले केवल और केवल टू या फोर का यूज करना है। बस इतनी सी आपको बात याद रखनी है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस की। अब मैं एक आखिरी सेंटेंस की बात कर रहा हूं, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको या तो मिल जाता है दैट, ठीक है। तो दैट इनटू पैसिव, यानी दैट वाला वाक्य। आपको क्या ध्यान रखना है कि दैट वाला जो वाक्य होता है उसको किस तरीके से हल किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर मान लीजिए कोई आइडम हो, मुहावरा, ठीक है, कोई पुरानी सेइंग, कोई कहावत हो, कोई वार्निंग हो, कोई सार्वभौमिक सत्य हो यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है, तो इन चीजों का पैसिव जब बनता है तो इनमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, सॉरी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। तो इन सब में आपको क्या करना है? एक सूत्र का यूज करना है। कौन सा रूल है वो? आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है इट। क्या लगाना है? इट। प्लस उसके बाद आप लगाओगे हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर कुछ बच जाता है तो उसे लगाओ। ये आपको रूल लगाना है सभी में। अगर कोई मुहावरा है, लोकोक्ति है, कोई पुरानी कहावत है, कोई चेतावनी है, तो उनमें इनका यूज करना है, इस वाले सूत्र का, ठीक है। जैसे मान लीजिए ठीक है, इस तरीके का है। इन वाले वाक्य में आपको क्या मिलता है? दैट मिलता है। क्या मिलता है? दैट। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको दैट से पहले वाले वाक्य का पैसिव बनाना है, इसका पैसिव बनाना है। प्लस ये सूत्र लगाने के बाद आप दैट ही लगाओगे और बचे हुए सेंटेंस को जैसा है वैसे के वैसे लिख दोगे, कोई चेंज नहीं करना। इसी वाले सूत्र को देख, इसी वाले एग्जाम्पल को देख लीजिए आप। पीपल सेज, तो आपको अपना सब्जेक्ट क्या लगाना है? इट। हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज हमारा आएगा, तो मैं इट के साथ क्या लगाऊं? इज। सेज की थर्ड फॉर्म, सेज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सैड, ये आपका हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद इसमें कुछ है ही नहीं है तो आप क्या लगाओगे? दैट, और फिर जैसा है वैसे के वैसे, वर्क इज वर्शिप, ठीक है। दे said that tobacco is injurious to health, ठीक है। तो दे said, तो यहां दे न लग के इट लगेगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इट वाज सेड, थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म भी सैड ही होगी। दैट, जैसा है वैसे की वैसे, ठीक है। दे सैड इन द एनुअल फंक्शन, इन द एनुअल डे, तो यहाँ ईटीसी में एनुअल डे, इन द एनुअल डे आ जाएगा, बाकी दैट प्लस ईटीसी। तो इस तरीके से आपको दैट वाले सेंटेंस को हल करना है, इनको कहते हैं दैट वाले वाक्य, ठीक है। इनमें या तो कोई मुहावरा होता है, लोकोक्ति होती है, कोई चेतावनी होती है, या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, सार्वभौमिक सत्य होता है। जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, पश्चिम में छिपता है, तो ये सार्वभौमिक सत्य है। पानी 100 डिग्री पर उबलता है, 0 डिग्री पर जम जाता है, तो ये सार्वभौमिक सत्य हैं। अगर ये हैं तो इनको दैट वाले सेंटेंसेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपके पैसिव वॉइस कंप्लीट हुआ।